नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बेहद दिलचस्प और अहम अध्याय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जी हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें पुरातात्विक रिपोर्ट्स हैं, विद्वानों जैसे आर.एस. शर्मा, उपिंदर सिंह के काम हैं और कुछ नई जानकारी भी। तो कोशिश ये है कि इस प्राचीन शहरी सभ्यता की जो सबसे खास बातें हैं, बिल्कुल, जैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ तक फैली, बड़े शहर कौन से थे और वो क्या चीजें थी जो इसे इतना अनोखा बनाती हैं, उन्हें समझें। सही कहा। और ये सारी जानकारी यूपीएससी, पीएससी, पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बहुत काम की हो सकती है। हाँ, ये तो है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस पुरानी और उन्नत सभ्यता की कहानी में उतरते हैं। सबसे पहले इसके समय की बात करते हैं। ये तो हजारों साल तक चली है ना। हाँ, बहुत लंबा समय है। जो पूरा फैलाव है वो करीब 7000 ईसा पूर्व से शुरू होकर 13000 ईसा पूर्व तक जाता है। 7000 ईसा पूर्व। हाँ, लेकिन जो इसका सबसे विकसित, जिसे हम परिपक्व दौर कहते हैं, वो मुख्य रूप से 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। अच्छा, ये तो वाकई बहुत लंबा अरसा हो गया। बिल्कुल, 5500 साल से भी ज्यादा। और इसे समझने के लिए विशेषज्ञ इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। 3 हिस्से कौन कौन से? पहला है पूर्व हड़प्पा काल। ये लगभग 7000 से 2600 ईसा पूर्व तक का समय है। ये वो दौर था जब नींव पड़ रही थी। नींव का दौर। हाँ, जैसे बलूचिस्तान में मेहरगढ़ जैसी जगह हैं, 1970 के दशक में जिनकी खोज हुई, वो दिखाती हैं कि कैसे लोग शिकारी जीवन से हटकर धीरे धीरे खेती की तरफ बढ़े। अच्छा। जौ, गेहूं उगाने लगे, मवेशी, भेड़, बकरी पालने लगे, स्थायी बस्तियां बसने लगी, मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हुए। तो ये धीरे धीरे विकास हो रहा था। हाँ, धीमी लेकिन लगातार। फिर आता है परिपक्व हड़प्पा काल, लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो ये है मेन पीरियड। हाँ, ये स्वर्ण युग था, करीब 600-700 साल का। इसी समय हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहर उभरे। और इनकी खासियतें देखिए, कमाल की नगर योजना, एक जैसी पकी हुई ईंटें, जिनका अनुपात 4:1 बताते हैं। हाँ बिल्कुल, अक्सर यही अनुपात मिलता है। फिर बेहतरीन पानी निकासी का इंतजाम, अपनी एक लिपि जो हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। बिल्कुल, वो मोहरों पे मिलती है। और व्यापार, वो भी दूर दराज के इलाकों तक, जैसे मेसोपोटामिया। ये सब इस दौर की पहचान है। और अंदाजा है कि इस समय आबादी करीब 50 लाख तक पहुंच गई थी। 50 लाख? उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत बहुत बड़ी आबादी है। निश्चित रूप से। और तीसरा चरण है उत्तर हड़प्पा काल, लगभग 1900 से 1300 ईसा पूर्व। तो ये पतन का दौर था। हाँ, धीरे धीरे पतन और बदलाव का समय। बड़े शहर खाली होने लगे, उनकी जगह छोटी क्षेत्रीय संस्कृतियां उभरने लगीं। जैसे हड़प्पा में कब्रिस्तान एच संस्कृति मिलती है। शहरी ढांचा कमजोर हुआ और गांव जैसी बस्तियां ज्यादा दिखने लगीं। तो ये अचानक खत्म नहीं हुई? नहीं, ये एक धीमी प्रक्रिया थी। शायद मौसम बदला हो, नदियां सूख गई हों, व्यापार कम हो गया हो, कई कारण मिलकर रहे होंगे। और ये समझना मुख्य परीक्षाओं के लिए, विश्लेषण के नजरिए से बहुत जरूरी है कि सभ्यताएं बनती और बिगड़ती कैसे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं इसके फैलाव की। ये सभ्यता आखिर फैली कहाँ थी? इसका केंद्र तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां थीं, खासकर घग्गर हकरा नदी, जिसे कई बार पुरानी सरस्वती नदी से भी जोड़ते हैं। घग्गर हकरा। हाँ, और अगर आज के नक्शे पर देखें तो ये आज के पाकिस्तान में सिंध, पंजाब, भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और तो और अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्सों तक इसके निशान मिलते हैं। अफगानिस्तान तक? हाँ, जैसे शौर्तुगई नाम की एक जगह थी, शायद व्यापारिक चौकी रही हो। कुल क्षेत्रफल का अंदाजा लगाया गया है करीब 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर। 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, उस समय की जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं थीं, उन दोनों को मिला दें तो भी ये उनसे बड़ा इलाका था। कमाल है। इसका मतलब ये लोग अलग अलग तरह के माहौल में भी ढल गए थे। जैसे आपने गुजरात के कच्छ का जिक्र किया, धौलामीरा, वो तो सूखा इलाका है। हाँ, उनकी अनुकूलन क्षमता गजब की थी। नदियों से खेती के लिए उपजाऊ जमीन मिली और समंदर से नजदीकी, जैसे लोथल में, हाँ, बंदरगाह, उससे समुद्री व्यापार में मदद मिली। सैटेलाइट तस्वीरों और स्टडीज से घग्गर हकरा के पुराने रास्ते का भी पता चलता है।
और माना जाता है कि शायद इस नदी का सूखना भी इसके पतन का एक कारण रहा हो। अब तक 1000 से ज्यादा साइट्स मिल चुकी हैं। 1000 से ज्यादा? अच्छा, इतने बड़े इलाके पर क्या कोई एक ही राजा हुकूमत करता था, या ये अलग अलग शहर थे जो अपने हिसाब से चलते थे? क्या पता चलता है? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर इतिहासकारों में पूरी सहमति नहीं है। अच्छा। देखिए, एक जैसी ईंटें मिलना, एक जैसे बाट और माप का इस्तेमाल होना और शायद एक ही लिपि का इतने बड़े इलाके में पाया जाना, ये किसी न किसी तरह के केंद्रीय सिस्टम या कम से कम आपसी तालमेल का इशारा तो करता है। लेकिन क्या ये मिस्र की तरह एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था या फिर शहर राज्यों का एक ग्रुप, ये साफ नहीं है। कोई बड़े महल या राजाओं की कब्रें मिली हैं? यही बात है। वैसे भव्य महल या शाही कब्रें नहीं मिली हैं। इससे लगता है कि शायद यहाँ राजाओं का वैसा दबदबा नहीं था जैसा मिस्र या मेसोपोटामिया में था। हो सकता है यहाँ व्यापारियों या पुरोहित वर्ग का ज्यादा प्रभाव रहा हो। दिलचस्प है। चलिए अब इसकी कुछ खासियतों पर आते हैं। नगर नियोजन मतलब टाउन प्लानिंग का जिक्र तो बार बार आता है। सड़कें एकदम सीधी थी क्या, ग्रिड पैटर्न में? हाँ, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रभावशाली चीजों में से एक मानी जाती है। सड़कें बिल्कुल सीधी, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम दिशा में एक दूसरे को समकोण पर मतलब 90 डिग्री पर काटती थीं। अच्छा, जैसे आजकल के सेक्टर्स होते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। इससे पूरा शहर आयताकार या चौकोर ब्लॉक में बन जाता था। घर पक्की ईंटों से बने होते थे जिनका आकार भी लगभग एक जैसा होता था, वही 4:2.1 वाला अनुपात। घरों के अंदर आंगन होता था, कई कमरे होते थे, छतें सपाट होती थीं। कई घर तो 2 मंजिला भी मिले हैं। और शहर भी 2 हिस्सों में बटे होते थे? हाँ, अक्सर एक हिस्सा ऊंचाई पर होता था, टीले पर, जिसे गढ़ या दुर्ग कहते हैं। शायद वहां शासक वर्ग रहता हो या जरूरी प्रशासनिक इमारतें रही हों। और दूसरा हिस्सा नीचे होता था जिसे निचला शहर, लोअर टाउन कहते हैं, जहां आम लोग रहते थे। ये पूरी प्लानिंग मेसोपोटामिया के शहरों से बिल्कुल अलग थी, जहां शहर बेतरतीब ढंग से फैले थे। ये एक सोची समझी योजना लगती है। और पानी निकासी का इंतजाम, ड्रेनेज सिस्टम, उसके बारे में क्या अनोखा था? वो तो उस जमाने के हिसाब से आप कह सकते हैं क्रांतिकारी था। क्रांतिकारी? हाँ, दुनिया की शुरुआती और सबसे उन्नत स्वच्छता प्रणालियों में से एक। सोचिए, सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियां थीं। ढकी हुई? जी हाँ, ढकी हुई। और ये नालियां घरों के बाथरूम और टॉयलेट से जुड़ी होती थीं। ये नालियां आगे जाकर बड़े नालों में मिलती थीं और शहर का सारा गंदा पानी बाहर ले जाती थीं। घरों में भी पानी निकालने के लिए मिट्टी के पाइप, टेराकोटा पाइप्स इस्तेमाल होते थे। ये तो कमाल है। और मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, वो तो सबने सुना होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो करीब 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। पक्की ईंटों से बना है और पानी लीक ना हो, इसके लिए बिटुमिन का लेप भी लगाया गया था। इसका इस्तेमाल किस लिए होता था? शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान मतलब सामूहिक स्नान के लिए होता हो। साफ सफाई पर इतना जोर देना ये उस समय के लिए वाकई असाधारण बात थी। ये एक विकसित सामाजिक सोच को भी दिखाता है। वास्तुकला में ईंटों के अलावा और क्या खास था, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह में? देखिए, एक जैसी पक्की ईंटों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल तो था ही, जो इमारतों को मजबूती देता था। इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी जगहों पर बड़े बड़े अन्न भंडार मिले हैं, ग्रेनरीज। अन्न भंडार, अनाज रखने के लिए? हाँ, बहुत बड़े स्ट्रक्चर थे ये दिखाते हैं कि अनाज को जमा करने और शायद बांटने का भी एक संगठित इंतजाम था। हो सकता है ये सरकारी नियंत्रण में रहा हो। कुछ और सार्वजनिक इमारतें में मिली हैं, जैसे यही विशाल स्नानागार, और शायद कोई सभा भवन या असेंबली हॉल भी था मोहनजोदड़ो में। लेकिन आपने कहा कि बड़े महल या मंदिर नहीं मिले। हाँ, यही गौर करने वाली बात है। मिस्र में जैसे पिरामिड मिलते हैं या मेसोपोटामिया में जिगुरैट नाम के विशाल मंदिर, वैसे स्मारक यहाँ नहीं मिलते। ना ही कोई भव्य राजा का महल मिला है। इससे अंदाजा लगता है कि यहाँ शायद सत्ता का स्वरूप कुछ अलग था। हो सकता है कोई एक सर्वशक्तिमान राजा ना होकर धार्मिक नेताओं का या व्यापारियों का समूह ज्यादा ताकतवर रहा हो। ये वाकई दिलचस्प नुक्ता है। अच्छा, अब अगर अर्थव्यवस्था और शिल्प की बात करें, खेती के अलावा क्या करते थे ये लोग? अर्थव्यवस्था का आधार तो खेती ही थी, जाहिर है। मुख्य फसलें थीं गेहूं, जौ और खास तौर पर कपास। कपास, कॉटन? हाँ, कपास। और माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले कपास शायद यहीं उगाया गया।
इसके सबूत मेहरगढ़ से मतलब काफी पहले से मिलते हैं। अच्छा। सिंचाई के लिए ये लोग या तो नदियों की बाढ़ पर निर्भर थे या फिर तालाबों और नहरों का इस्तेमाल करते थे। जैसे धोलावीरा में तो पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े जलाशय मिले हैं। और खेती के अलावा? खेती के साथ साथ शिल्पकारी मतलब क्राफ्ट्समैनशिप भी बहुत उन्नत थी। तांबा और कांसा, ब्रॉन्ज मिलाकर औजार बनाते थे। कुल्हाड़ी, भाले वगैरह गहने भी बनाते थे। कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति तो बहुत फेमस है। हाँ बिल्कुल, वो कांसे की बनी है। इसके अलावा मनके बनाने का काम बहुत होता था। मन के बीड्स? हाँ, बीड्स। कार्नेलियन जैसे लाल पत्थर, लापिस लाजुली जैसा नीला पत्थर जो शायद अफगानिस्तान से आता था, ऐसे कीमती पत्थरों से सुंदर मनके बनाते थे। लोथल में तो मनके बनाने की पूरी फैक्ट्री मिली है। अच्छा। और मिट्टी के बर्तन? मिट्टी के बर्तन भी बहुत अच्छे बनाते थे। चाक पर अक्सर लाल रंग के होते थे जिन पर काले रंग से सुंदर डिजाइन बने होते थे। पेड़ पौधे, जानवर, ज्यामितीय आकार। और वो मोहरे जिन पर लिपि और जानवरों के चित्र हैं? हाँ, उनका क्या काम था? हाँ, वो मोहरे, सील्स, वो भी उनकी कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। ज्यादातर सेल खड़ी यानी स्टेटाइट नाम के नरम पत्थर से बनती थीं। चौकोर या आयताकार, इन पर एक तरफ तो छोटी सी लिपि लिखी होती है जिसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, और साथ में किसी जानवर का चित्र उकेरा होता था, जैसे एक सींग वाला बैल या कुबड़ वाला बैल, गेंडा, हाथी, बाघ। तो ये किस काम आती थी? स्टैम्प की तरह? हाँ, शायद, हो सकता है व्यापार में सामान के बंडलों पर ठप्पा लगाने के लिए या माले की बताने के लिए इनका इस्तेमाल होता हो। व्यापार की बात आपने की? हाँ, व्यापार काफी फैला हुआ था। इनके पास तौलने के लिए एक जैसे बाट होते थे, वजन। बाट? हाँ, अक्सर चर्ट नाम के पत्थर के बने होते थे, क्यूब के आकार के, और वो एक निश्चित अनुपात यानी बाइनरी और डेसिमल सिस्टम में होते थे। इससे पता चलता है कि व्यापार कितना मुनज़्ज़म था। तो ये अंदरूनी व्यापार था या बाहर भी? दोनों तरह का। अंदरूनी व्यापार तो होता ही था, शायद वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम से, और बाहरी व्यापार भी होता था, समुद्री रास्ते से। मेसोपोटामिया यानी आज का इराक और फारस की खाड़ी के इलाकों जैसे ओमान तक इनका सामान जाता था और वहां से आता था। लोथल में जो बंदरगाह मिला है वो इसी समुद्री व्यापार का बड़ा सबूत है। तो ये सब मिलकर एक काफी मजबूत और फैली हुई अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल, एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी जिसने इतने बड़े शहरों को संभाला। चलिए अब कुछ प्रमुख स्थलों पर नजर डालते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीएससी, पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हड़प्पा से शुरू करते हैं। हड़प्पा, जैसा हमने कहा, ये पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के किनारे है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी व्यवस्थित खुदाई शुरू करवाई। इसी के नाम पर सभ्यता का नाम पड़ा, इसलिए ये टाइप साइट है। यहाँ क्या मिला है? बड़े अन्न भंडार मिले हैं, जैसा मोहनजोदड़ो में भी है। एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया है। इसमें शवों को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया था। साथ में बर्तन और गहने भी रखे थे। अच्छा, ताबूत भी? हाँ, इससे उनके अंतिम संस्कार की विधियों का पता चलता है। फिर लाल बलुआ पत्थर का बना एक पुरुष का धड़ मिला है और कांसे की नर्तकी की एक छोटी मूर्ति भी। बैल वाली मुहरें भी यहाँ काफी मिली हैं। और कपास का सबूत? हाँ, कपास की खेती का सबसे पुराना सबूत भी यहीं से जोड़ा जाता है। तो हड़प्पा हमें केंद्रीकृत अनाज व्यवस्था, दफन प्रथाओं और कला के बारे में बताता है। ठीक है। और मोहनजोदड़ो, जिसे मुर्दों का टीला भी कहते हैं? मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है। 1922 में R.D. बनर्जी ने इसे खोजा। ये शायद सबसे बड़ा शहर था, करीब 2500 हेक्टेयर में फैला हुआ। आबादी 40,000 के आसपास अनुमानित है। यहाँ की सबसे फेमस चीज तो वो विशाल स्नानागार है। हाँ, ग्रेट बाथ। इसके अलावा यहाँ भी बड़ा अन्न भंडार मिला है। एक सभा भवन जैसी इमारत है। वो दाढ़ी वाले पुरोहित राजा की मानी जाने वाली मूर्ति, हाँ, जिसने शॉल ओढ़ रखी है, बिल्कुल वो यहीं से मिली है। कांसे की नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति भी यहीं की है। पशुपति वाली मुहर जिस पर योग मुद्रा में बैठे देवता और जानवर बने हैं, वो भी यहीं से। हाँ, और मातृ देवी की बहुत सी टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं। और हाँ, यहाँ की जल निकासी व्यवस्था तो लाजवाब थी ही। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ किलेबंदी ज्यादा मजबूत नहीं थी, ऐसा सुना है। हाँ, किलेबंदी हड़प्पा जितनी मजबूत नहीं लगती। शायद ये ज्यादा शांतिपूर्ण समाज का संकेत हो। यहाँ बाढ़ के निशान भी मिले हैं जो शायद इसके पतन से जुड़े हों। अब आते हैं लोथल पर, बंदरगाह वाला शहर। लोथल,
ये भारत में है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। एसआर राव ने 1950 के दशक में इसे खोजा। यहाँ की सबसे बड़ी खोज है वो गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड। दुनिया का सबसे पुराना। हाँ, ऐसा माना जाता है। ईंटों का बना एक बड़ा सा बेसिन है जिसमें नहर के जरिए पानी आता था और समुद्री जहाज आकर रुक सकते थे। ये मेसोपोटामिया और दूसरी जगहों से समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र था। और क्या मिला यहाँ? यहाँ एक बड़ा गोदाम वेयरहाउस भी मिला है। जहाजों के चित्र वाली मुहरें मिली हैं, कुछ अग्निवेदियां मिली हैं जो शायद धार्मिक रस्मों के लिए थी। शतरंज जैसा कोई खेल का बोर्ड मिला है और मनके बनाने का कारखाना भी। तो ये समुद्री व्यापार और क्राफ्ट्स का बड़ा सेंटर था। बिल्कुल। परीक्षाओं में डॉकयार्ड वाला सवाल अक्सर आता है। सही है। अब धोलावीरा, हाँ। इसका जल प्रबंधन बहुत खास था। धोलावीरा ये भी गुजरात में है, कच्छ के रण में। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। बाद में आरएस बिश ने यहाँ काफी काम किया। ये अपनी अनोखी जल संरक्षण प्रणाली के लिए मशहूर है। सोचिए, उस सूखे इलाके में इन्होंने बारिश के पानी को जमा करने के लिए 16 बड़े बड़े जलाशय, रिजर्वॉर्स, बांध और नहरें बनाई थी। 16 जलाशय? हाँ, ये उनकी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाता है। यहाँ एक और खास चीज मिली है, 10 अक्षरों वाला एक बड़ा साइन बोर्ड। साइन बोर्ड? उस पर क्या लिखा है? लिखा क्या है ये तो हम पढ़ नहीं पाए क्योंकि लिपि समझ नहीं आई है, लेकिन ये सिंधु लिपि का मिला अब तक का सबसे बड़ा नमूना है। शायद शहर का नाम या कुछ और रहा हो। एक स्टेडियम जैसी खुली जगह भी मिली है। धोलावीरा तो वाकई खास है। अब कालीबंगन, राजस्थान में। कालीबंगन, हाँ, राजस्थान में प्राचीन घग्गर नदी के किनारे। यहाँ हड़प्पा काल से भी पहले के यानी पूर्व हड़प्पा काल के जुते हुए खेत का सबूत मिला है। जुते हुए खेत? हाँ, हल से जुताई के निशान मिले हैं, लगभग 29वां ईसा पूर्व के। ये खेती के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण खोज है। यहाँ कई अग्निवेदियां भी एक कतार में मिली हैं जो शायद किसी सामुदायिक धार्मिक अनुष्ठान का संकेत देती हैं। अच्छा। और यहाँ भूकंप से इमारतों को नुकसान पहुंचने के सबूत भी मिले हैं। और आखिर में राखी गढ़ी, ये आजकल काफी चर्चा में रहा है। राखी गढ़ी ये हरियाणा में है, घग्गर नदी के पास। सूरज भान और फिर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ काम किया। अब इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जा रहा है। शायद मोहनजोदाड़ो से भी बड़ा, करीब 350 हेक्टेयर। सबसे बड़ा? हाँ, ऐसा माना जा रहा है। यहाँ भी वो सब चीजें मिली हैं, अन्न भंडार, कब्रिस्तान, शिल्प कार्यशालाएं। लेकिन सबसे अहम खोज है यहाँ मिले कंकालों का डीएनए विश्लेषण। हाँ, वो डीएनए वाली बात। 2019 में उसके नतीजे आए। उनसे पता चला कि इन लोगों का जेनेटिक मेकअप बाहर से आए किसी समूह जैसे कि आर्यंस से नहीं मिलता। ये यहीं के मूल निवासी थे। तो इससे आर्य प्रवासन सिद्धांत पर सवाल उठता है। बिल्कुल। ये खोज भारतीय इतिहास की पुरानी धारणाओं को चुनौती देती है और ये बताती है कि इस सभ्यता का विकास यहीं स्वदेशी रूप से हुआ। ये यूपीएससी मेंस जैसे पेपर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है। हाँ, ये तो बहुत अहम खोज है। तो ये सभी स्थल हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल का डॉकयार्ड, धोलावीरा का जल प्रबंधन, कालीबंगन के खेत, राखीगढ़ी का डीएनए साक्ष्य, ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। निश्चित रूप से। अच्छा, अब जरा समाज की बात करते हैं। क्या यहाँ राजा होते थे? समाज कैसा था? जैसा हमने पहले भी बात की, बड़े महल या शाही कब्रें नहीं मिली हैं, तो लगता नहीं कि यहाँ मिस्र या मेसोपोटामिया जैसे शक्तिशाली राजा थे। वो जो मोहनजोदाड़ो से पुरोहित राजा वाली मूर्ति मिली है, वो किसी धार्मिक या प्रशासनिक मुखिया का इशारा तो करती है, पर वो राजा ही था ये कहना मुश्किल है। तो फिर कौन शासन करता था? कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद व्यापारियों का दबदबा ज्यादा था, क्योंकि व्यापार पर, मानकीकरण पर बहुत जोर दिखता है। बाट, मोहरें, बंदरगाह। ये भी हो सकता है। शहरों में घर देखें तो उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता। मतलब ज्यादातर घर लगभग एक जैसे हैं। इससे लगता है कि समाज में शायद बहुत ज्यादा ऊंच नीच नहीं थी। हालांकि वो गढ़ और निचले शहर का बंटवारा कुछ सामाजिक स्तर तो जरूर दिखाता है। और महिलाओं की क्या स्थिति थी समाज में? जो सबूत मिले हैं, उनसे तो लगता है कि महिलाओं का स्थान काफी सम्मानजनक रहा होगा। कैसे कह सकते हैं? एक तो वो मातृदेवी की बहुत सारी टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं। इससे लगता है कि मातृदेवी की पूजा होती थी या समाज में माँ या स्त्री का महत्व था। दूसरे, वो जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है मोहनजोदारो वाली, वो बड़े आत्मविश्वास से खड़ी है। हाँ, उसकी मुद्रा तो खास है। कब्रों में भी महिलाओं के साथ गहने वगैरह मिले हैं।
तो ऐसा लगता है कि वो सामाजिक, आर्थिक और शायद धार्मिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेती थीं। ये उस समय के कई दूसरे समाजों से अलग बात हो सकती है। अच्छा, और लोगों का रहन सहन, आपसी व्यवहार कैसा रहा होगा, अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए, जिस तरह की बेहतरीन साफ सफाई की व्यवस्था थी, ढकी हुई नालियां, घरों में बाथरूम, हाँ, उससे लगता है कि लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे और शायद उनमें आपसी सहयोग की भावना भी रही होगी, तभी ऐसी व्यवस्था चल पाती थी। योजनाबद्ध शहर, बड़े अन्न भंडार, ये भी तो सहयोग दिखाते हैं। बिल्कुल। और एक बात और, ज्यादातर शहरों में मजबूत किलेबंदी या बहुत सारे हथियार नहीं मिले हैं। इससे लगता है कि समाज काफी हद तक शांति प्रिय था। लड़ाई झगड़ों से ज्यादा शायद व्यापार और खेती पर ध्यान था। अंतिम संस्कार के तरीके, जैसे शवों के साथ सामान रखना और विशाल स्नानागार जैसे स्थान, ये उनकी धार्मिक मान्यताओं और रस्मों की तरफ इशारा करते हैं। और मनोरंजन के लिए? हाँ, पासे मिले हैं, शतरंज जैसे खेल के बोर्ड मिले हैं, बच्चों के खिलौने जैसे मिट्टी की गाड़ियां, सीटियां मिले हैं, तो मनोरंजन के साधन भी थे। कुल मिलाकर एक व्यवस्थित, शांतिप्रिय, साफ सफाई पसंद और शायद कुछ हद तक अनुशासित समाज की तस्वीर उभरती है। और अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार, अगर संक्षेप में कहें तो? 3 मुख्य स्तंभ थे। पहला, खेती, गेहूं, जौ और खासकर कपास। दूसरा, व्यापार, अंदरूनी भी और बाहरी भी, खासकर समुद्री रास्ते से मेसोपोटामिया तक। इसमें मानकीकृत बाट और मुहरों का इस्तेमाल होता था। और तीसरा, शिल्पकारी, धातु का काम, कांसे के औजार, गहने, मनके बनाना, मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाना, मोहरे बनाना। ये एक काफी विकसित और संगठित अर्थव्यवस्था थी। तो कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता वाकई एक कमाल की शहरी संस्कृति थी। बेहतरीन नगर योजना, साफ सफाई का अद्भुत इंतजाम, दूर दूर तक फैला व्यापार और एक ऐसा समाज जो शायद काफी शांतिप्रिय और व्यवस्थित था। बिल्कुल। इसकी छाप, इसकी विरासत आज भी हमें इंजीनियरिंग में, पानी प्रबंधन में, शहरी नियोजन के सिद्धांतों में दिखती है। हाँ, इसका पतन कैसे हुआ ये अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। इस पर बहस जारी है। जलवायु परिवर्तन, नदियों का रास्ता बदलना या सूख जाना, व्यापार में कमी, कई कारण गिनाए जाते हैं। यूपीएससी, पीएससी, पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की गहरी जड़ें हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इससे जुड़े सवाल आते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम भी छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इस महान सभ्यता की लिपि, वो आज तक एक रहस्य बनी हुई है, उसे पढ़ा नहीं जा सका है। हाँ, ये सबसे बड़ी पहेली है। सोचिए, अगर हम उन हजारों मोहरों पर या धोलावीरा के उस साइन बोर्ड पर लिखे शब्दों का मतलब जान पाते, तो इस प्राचीन और रहस्यमयी दुनिया के बारे में, इस प्रभावशाली सभ्यता के बारे में और कितनी अनकही कहानियां, कितनी अद्भुत बातें हमें पता चलती।